नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब सबकी नजर सिर्फ 3 दिसंबर को लगी है। यानी 3 दिसंबर को जब 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे तब क्या होगा। मिजोरम के नतीजे 4 तारीख को आएंगे। 4 राज्य बहुत ही अहम राज्य हैं, जिसमें से 3 मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है। और 2018 में इन तीनों राज्यों में कांग्रेस को जीत मिली थी। तेलंगाना चौथा राज्य है, जहां पिछली बार बीआरएस को बम्पर जीत मिली थी। इस बार वहां कांग्रेस और बीआरएस के बीच में लड़ाई है और बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, कम से कम अभी तक का जो अनुमान आकलन है उसके हिसाब से। लेकिन इस बीच में जब एग्जिट पोल के नतीजे आए तो कंफ्यूजन और बढ़ गया। अब खास तौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर आज की तारीख में आधे जो एग्जिट पोल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी बढ़त है। कुछ लोग तो 150 से 160 सीटें भी देने को तैयार हैं और कुछ लोग हैं जिनका कहना यह है कि दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे है और आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी। अब दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती। एक ही एग्जिट पोल सही हो सकता है। एग्जिट पोल के बारे में अमूमन यह कहा जाता है कि ये चुनाव की दिशा की ओर इशारा करते हैं। एग्जैक्ट हो, सही हो और नंबर एकदम सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अमूमन एग्जिट पोल के आधार पर एक दिशा पता चल जाती है। आज की तारीख में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की दिशा स्पष्ट है। लगभग सारे एग्जिट पोल कांग्रेस को जिता रहे हैं। राजस्थान में कंफ्यूजन की स्थिति है, जबरदस्त लड़ाई की बात की जा रही है। कुछ बीजेपी को आगे बढ़त दिखा रहे हैं, कुछ कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं, ज्यादातर बीजेपी को बढ़त दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जो मैंने कहा वैसी स्थिति। अब यहां पे प्रश्न ये उठता है कि एग्जिट पोल अगर साइंटिफिक पोल है, अगर बड़ी ईमानदारी के साथ किया गया है, और मैं ईमानदारी का शब्द जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर ईमानदारी से किया गया है तो उसमें गलती हो सकती है। ये किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस में गलती हो सकती है, लेकिन उसकी नियत के ऊपर सवाल नहीं खड़े होते हैं। लेकिन जब नौ एग्जिट पोल हो रहे हो तो फिर कभी कभी नियत पर भी सवाल खड़ा होता है। कभी कभी यह भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती हो रही है और हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। लिहाजा हम बातचीत करेंगे सीएसडीएस के संजय कुमार जी से, जो इस देश के न केवल जाने माने सेफोलॉजिस्ट है बल्कि सेफोलॉजिस्ट में भी जिनकी शायद सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी है, उनसे हम बात करें। संजय जी, नौ एग्जिट पोल। बिल्कुल आशुतोष, आपने कहा गलती कर रहे हैं और हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि गलती कर रहे हैं किसी एक मकसद के साथ, क्या इसकी भी संभावना दिखाई पड़ती है। आपने जिन बातों का जिक्र किया मैं काफी हद तक उससे सहमत हूँ। एग्जिट पोल क्या करता है, हमें एक डायरेक्शन तो कम से कम बताता है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो एग्जिट पोल हैं वो तो हमें भटका रहे हैं, डायरेक्शन भी नहीं बता रहे हैं। तो बहुत दुविधा में है, जो दर्शक है वो दुविधा में है, जो रीडर है वो दुविधा में है, राजनीतिक पार्टियां दुविधा में हैं, और मुझे लगता है कि जो तमाम सर्वे करने वाले लोग हैं वो भी दुविधा में हैं। हालांकि सबको अपने एग्जिट पोल पर भरोसा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब दूसरा एग्जिट पोल बिल्कुल दूसरी दिशा की ओर इशारा करता है तो लोगों का कॉन्फिडेंस तो जरूर कम होता है या हिलता हुआ दिखाई पड़ता है। क्या ऐसा संभव है कि 2 एग्जिट पोल हो और एक कहे कि 230 में से लगभग 160 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, और दूसरा एग्जिट पोल कहे कि कांग्रेस को उसी राज्य में 230 में से 130 सीटें मिल सकती हैं? तो क्या एग्जिट पोल के बीच में इतना पोलराइजेशन हो सकता है? नहीं, होने की तो कोई गुंजाइश नहीं है। अगर उसी राज्य में अगर एक ही मोरलेस एक ही विधि से किया गया हो तो, अगर तरीके अलग हो तब तो एक अलग बात है। अगर एक आप कहें, मैं एक उदाहरण दूं, अगर आम को काटने का तरीका है, अगर कोई छुरी लेके उसको बीच से काटने की कोशिश करे तो वो कहेगा भाई ये आम ही खराब था, क्योंकि ये तो कट ही नहीं रहा है, उसका तरीका गलत था। लेकिन अगर आम को तरीके से दोनों लोग काटे तो ऊपर नीचे जो उसके पीसेज होंगे वो छोटे बड़े हो सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई कहे आम ही खराब है, क्यों आम कट ही नहीं रहा है, क्योंकि आपने तरीका गलत अपनाया। तो दो अगर एग्जिट पोल दो बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में चीजों को बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें उनके विधि की ओर जाना होगा, उनके टेक्निक को देखने की जरूरत है कि क्या कहीं टेक्निक पे कोई गलती तो नहीं रही। इस वजह से ही इतना बड़ा फासला हो सकता है
सैंपल रिप्रेजेंटेटिवनेस जिसकी बार बार बात होती है, कि क्या आपने जो 10-15 हजार, 15-20-50 हजार लोगों से जो आपने इंटरव्यू किया, बात किया, क्या वो कितना मध्य प्रदेश के वोटरों का प्रतिनिधित्व करता है? क्या सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है, नहीं है? और ऐसी तमाम बातें हैं आशुतोष, जिसके बारे में जांचबीन पड़ताल होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि इस वक्त, कल तो पता चल जाएगा कौन सा ज्यादा विश्वसनीय है, लेकिन इस वक्त अगर जानने की कोशिश करनी हो तो बिना उस जांच पड़ताल के तो कह पाना बहुत मुश्किल है। संजय जी, अब जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, वो अपना सैंपल साइज कोई 40,000 बताता है तो कोई 60,000 बताता है। ये अपने आप में बहुत बड़े सैंपल साइज है। किसी भी विधानसभा के चुनाव में एक्यूरेट अगर उन्होंने अपनी विधि का इस्तेमाल किया है तो ये जो नहीं, 40-40 हजार रुपए कर रहे हैं, क्या 40-40 हजार का जो सैंपल साइज है, तो क्या इसके बावजूद भी गलतियां संभव रहती है? देखिए, गलतियां तो संभव होंगी अगर आपने 40,000 किया, अगर उसका दुगना भी ले लें, लेकिन सवाल यह है कि सैंपल चुना कैसे है। एक ही शब्द होता है कि क्या आपने अपना सैंपल रैंडमली चुना है या नहीं चुना है, और क्या सैंपल से एक एक करके साक्षात्कार हुआ है। चाहे साक्षात्कार आप फोन पे करें, वो एक अलग बात है, हालांकि सबसे अच्छी तो विधि यह है कि आप फेस टू फेस बात कर रहे हो। लेकिन आजकल तमाम ऐसे लोग हैं जो कहते मैं एक गांव में गया और एक जगह में 50 लोग बैठे थे और मैंने उनसे 10-15 मिनट तक बातचीत की और मुझे ये पता चल गया ये 50 लोग किस ओर वोट देने का मन बना रहे हैं या इन्होंने किस ओर वोट किया होगा। और उनके आकलन में उनकी जो विधि है सैंपल की, वो कहते जी हमारा 50 सैंपल पूरा हो गया। मुझे लगता है ये गलत तरीका है। सैंपल इस तरह से नहीं गिनती, इसकी गिनती नहीं होती है। जितने वोटरों से आपने 1-to-1 बात किया, और मैं बार बार कह रहा हूं 1-to-1 आप टेलीफोन पे करें, फेस टू फेस करें, पर्चे बांट के करें, लेकिन सैंपल तो इसी के लिए जो 40,000, 50,000, 60,000 का सैंपल है, ये जानने की जरूरत है क्या इन 50,000 या 40,000 लोगों से एक एक 1-to-1 बातचीत हुई है या नहीं हुई है। आपको इसमें संशय लगता है? संशय इसी के लिए लगता है क्योंकि आशुतोष, हम जिस संस्था में काम करते और वहां पर हम अगर 5-10 हजार सैंपल करना हो तो वो भी हमारे लिए एक चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हम प्योरली रैंडम करते हैं। रैंडम का मतलब, अब इन्हीं राज्यों में, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हमने 3-3 हजार का सैंपल राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में लिया है और 2,500 का सैंपल छत्तीसगढ़ में लिया है। लेकिन ये 3,000 सैंपल करना भी बहुत आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं असंभव है, हम 10,000 का भी ले सकते थे, लेकिन रैंडमली सेलेक्ट किए जाते हैं। मतदाताओं को हम वोटर लिस्ट से सेलेक्ट करते हैं रैंडमली। उनके घरों पर जाना, वो आधे मिलेंगे आधे नहीं मिलेंगे, इसमें एफर्ट बहुत लगता है, लेकिन ये जरूर है कि ये सैंपल प्योरली रैंडम होता है। हमने कुछ आपका आंकड़ों को आज डिस्क्लोज किया है और वो अब वोट प्रतिशत के बारे में हमने चर्चा की। अब वो सही गलत वो तो कल पता चलेगा, लेकिन आप देखें हमारे जो 3,000 या 2,500 का जो सैंपल है वो बहुत रिप्रेजेंटेटिव है, ये बहुत जरूरी है। अब आप 40,000 50,000 का सैंपल रैंडमली कर पाना तो मुझे लगता है काफी चैलेंजिंग होता है और काफी महंगा भी होता है ये। बिल्कुल महंगा होगा। अगर आप एक एक व्यक्ति 50 व्यक्ति से एक एक करके बात करें तो उन 50 व्यक्ति से बात करने के लिए जो मैन पावर टाइम की जरूरत होगी, और आप कहें कि हमने 15 मिनट में 50 एक झुंड के साथ बात की और उसको 50 की गिनती कर ली, तो फर्क तो बहुत है। और अगर आप फेस टू फेस करते हैं तो खर्चा तो और भी बढ़ेगा। आपके लोग ट्रेवल करेंगे, उस जगह पे जाएंगे एक दिन में। जब हम अपने पोस्ट पोल या प्री पोल सर्वेज करते हैं तो तकरीबन एक व्यक्ति, एक इन्वेस्टिगेटर एक दिन में महज 7-8 इंटरव्यू कर पाता है। तो आप आशुतोष कैलकुलेट कीजिए, अगर 40,000 का सैंपल करना हो तो कितने मैन डेज लगेंगे, कितने लोगों को कितने दिन फील्ड में रहना पड़ेगा, और इसका खर्चा तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल। अब ये जो हमने आपसे बातचीत की थी, अगर हम एक्सिस माई इंडिया का 160 का डेटा लें और सीओटर का 125 का डेटा लें, जो सीओटर कांग्रेस की सरकार बना रहा है 125 के साथ, और एक्सिस माई इंडिया जो है वो कह रहा है कि 160 तक भी पहुंच सकता है बीजेपी का आंकड़ा, तो इन दोनों के बीच में आपका अपना असेसमेंट क्या है? क्या आपने, हालांकि जो सीएसडीएस का जो सर्वे है वो आपने दिया, लेकिन आपने परसेंटेज ऑफ वोट्स के हिसाब से दिया है,
आपका कहना यह कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को 43% वोट मिल रहा है और कांग्रेस को 41% वोट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये कि आप बीजेपी को बढ़त दे रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन क्या हाँ बिल्कुल 160 वाली सीट है? हाँ नहीं, बढ़त स्पष्ट बढ़त है। वोट के प्रतिशत के हिसाब से अगर देखें तो बहुत ही क्लियर है, 2% का फासला है। और बाइपोलर कंटेस्ट में 2% का फासला एक पार्टी को बहुमत दिलाएगा। हो सकता है बहुमत वो 122 हो, 128 हो, 125 हो, 130 हो, लेकिन हमारे आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है मध्य प्रदेश में। लेकिन हम 160 की बात नहीं करने की स्थिति में है, न ही जो दूसरा एग्जिट पोल जो कांग्रेस को बढ़त दिखा रहा है 130-35 सीट, वैसी स्थिति तो हमें दिखाई नहीं पड़ती है। आपको नहीं दिखाई पड़ती है। अब ये आपका असेसमेंट क्या, आपको लगता है कि बीजेपी 125 से 130 तक पहुंच जाएगी मध्य प्रदेश में? अगर 2% का फासला बरकरार रहा तो बीजेपी को मेजॉरिटी आएगी, लेकिन वो एक मेजॉरिटी बहुत थिन मेजॉरिटी होगी। 116 का आंकड़ा है मेजॉरिटी के लिए मध्य प्रदेश में, तो वो कहीं 122 भी हो सकता है, 122, 128, 130, 32 भी हो सकता है। राजस्थान में आपने 3% का गैप दिया है। आपने कहा कि राजस्थान के अंदर भी मध्य प्रदेश को एज है और वहां बीजेपी को 43% और कांग्रेस को 40% वोट मिल रहा। और इन दोनों राज्यों के अंदर खासतौर राजस्थान के बारे में तो कहा जा रहा है काफी नेक टू नेक फाइट बताई जा रही, लेकिन आपके हिसाब से क्लियर मेजॉरिटी वहां भी बीजेपी को मिलती हुई दिखाई पड़ रही है? हाँ, हमारे जो पोस्ट पोल सर्वे उसके हिसाब से हमें लगता है कि वहां भी राजस्थान में बीजेपी को क्लियर एज है। 3% का गैप 2% से बड़ा है। यहाँ भी बाइपोलर कंटेस्ट है और मुझे लगता है कि बीजेपी को एक क्लियर मेजॉरिटी मिलने की पूरी संभावना है राजस्थान में। अब ये आंकड़ा 160-70 जैसा तो नहीं दिखता, हो सकता है ये भी कोई 120, 22, 25 के आंकड़ों के करीब हो, 110 भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हमारे अनुमान के हिसाब से तो बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है राजस्थान में। अगर यही बात हम छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बारे में कहें तो? हाँ, बिल्कुल यही बात छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बारे में उलट हो जाती है। 4% की लीड हमारे हिसाब से कांग्रेस ने बीजेपी पर बनाई हुई है छत्तीसगढ़ में। और अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी कांग्रेस को बीआरएस के ऊपर तकरीबन 4% की लीड है वोट प्रतिशत के हिसाब से। इसके हिसाब से कांग्रेस को दोनों राज्य में स्पष्ट बहुमत मिलना चाहिए, छत्तीसगढ़ में बहुमत से भी कहीं ज्यादा मिलना चाहिए। अब अगर सीटों का आकलन तो हम वैसे करते नहीं, लेकिन एक अंदाज है कि 4% का फासला कांग्रेस को कोई 52 से लेकर 58 सीटों के बीच खड़ा कर सकता है। और अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भी 4% का फासला स्पष्ट बहुमत दिलाना चाहिए कांग्रेस को। और स्पष्ट बहुमत का मतलब वहां 60 का आंकड़ा है, तो तकरीबन कोई 68 से 72 ऐसा कोई आंकड़ा हो सकता है कांग्रेस के लिए, अगर उन्होंने 4% की लीड बनाए रखे तो। संजय जी, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं और ये मेरे मन में भी ये प्रश्न है कि सीएसडीएस ने इस देश के अंदर सेफोलॉजी को बहुत मजबूती के साथ स्टैब्लिश किया, और आज से नहीं, बहुत लंबे समय से, जब योगेंद्र यादव थे उस वक्त भी, बल्कि कह सकते हैं कि सीएसडीएस ने ही एक तरीके से इस देश के अंदर सेफोलॉजी को स्टैब्लिश करने का काम किया है। एक लंबी परंपरा है। लेकिन आप लोग सीटों का प्रोजेक्शन क्यों नहीं करते? सीटों का प्रोजेक्शन करने में काफी दिक्कतें हैं। दिक्कत मतलब चैलेंज है। चैलेंज यही है आशुतोष, पहला चैलेंज तो यह है मेथोडोलॉजी का चैलेंज, कि आप जब हम वोट और सीट का रिलेशनशिप देखते हैं तो तमाम राज्यों में आप देखें कि कई बार पार्टियां वोट कम लाती हैं, सीटें ज्यादा आती हैं, वोट ज्यादा होता है, सीटें कम हो जाती हैं। तो एक पारंपरिक तौर पे जिस तरह से सर्वेस किए जाते हैं उसके आधार पे तो कहते हैं हम एक स्विंग मॉडल, हम ये देखते हैं कि अगर 40% वोट ने एक पार्टी को 200 सीटें दिलाई थी, तो अगर वोट बढ़ रहा है तो उसकी सीटें बढ़नी चाहिए। पारंपरिक तरीका है किसी एनालिसिस का या स्विंग मॉडल अप्लाई करने का। ये बहुत आम भाषा में अगर बताऊं कि अगर मेरा दफ्तर मेरे घर से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और मैं 60 की स्पीड से गाड़ी चलाता हूं तो 1 घंटे में पहुंचता हूं। अगर मैं 80 के स्पीड पे गाड़ी चलाना शुरू करूं तो ये अपेक्षा होनी चाहिए कि मैं 1 घंटे से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि रोड ब्लॉक हो गया, कहीं पर गड्ढे आ गए,
कभी टायर पंक्चर हो सकता है, और हो सकता है कि मेरा अनुमान था कि मैं 1 घंटे से पहले मैं पहुंचूंगा, लेकिन देरी हो गई और मैं देर से पहुंचा। यही इसी तरह का मेथड है। क्रूड भाषा में मैं एक आम दर्शकों के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपेक्षा यही है, वोट बढ़ रहा है तो सीटें बढ़नी चाहिए, वोट घट रहा है तो सीटें घटनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है, वोट आपके बढ़े लेकिन वो कुछ खास कंस्टिट्यूएंसी में कंसंट्रेटेड रह गए, तो जितने वोट बढ़ने से अपेक्षा होती है कि पार्टियां और एडिशनल सीटें जीतेंगी, वो जीत नहीं पाए। और उसी तरह से अगर आपका वोट घटा तो लेकिन तमाम अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में बहुत मामूली वोट घटा और आपकी जीत का मार्जिन पहले से बड़ा था, तो आपकी सीटें नहीं घटती हैं। ये एक चैलेंज है। इस वजह से हमने कई सालों तक किया, लेकिन इस चैलेंज को देखते हुए हमने उसको बंद करने का कारण, और खास कारण ये रहा, आज जितने तरह के आपने कहा 9 एग्जिट पोल आए हैं, अब ये 9 एग्जिट पोल में आधे तो एग्जिट पोल वोट शेयर के बारे में नहीं बताते, मेथड के बारे में नहीं बताते। उनका फोकस क्या है? सीटों का अनुमान लगाना है। अब सीटों का अनुमान तो आशुतोष 2024 के बारे में हम अभी बैठे बैठे आपके सामने लगा दूं, और अगर 2024 के नतीजे सचमुच उसके करीब आए, तब तो आप कहेंगे कि भाई संजय कुमार ने तो 6 महीने पहले ही बड़ा बढ़िया सर्वे किया था और एक अनुमान लगाया था। तो वो तो एक अनुमान है। तो उस कारण से, और दूसरा, आजकल ये जो 40,000 50,000 जो सैंपल करते, तो वो लोग हर कंस्टिट्यूएंसी में सर्वे करते हैं, अगर वो सर्वे कर रहे हैं कायदे से तो। उनका मकसद एनालिसिस नहीं है प्रॉपर, उनका मकसद है कौन सी पार्टी को कितनी सीटें आएंगी। तो ऐसे माहौल में हमें उनके साथ कंपीट कर पाना सीटों के मामले में मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारा तो सैंपल बहुत छोटा होता है। इस वजह से हमें लोग उनके साथ कतार में खड़े कर देते हैं कि भाई सीएसडीएस और फिर जो 9 जो तमाम अलग अलग एजेंसियां हैं, हम सीएसडीएस एजेंसी नहीं है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हम लॉन्ग टर्म एक तरह से राजनीति में क्या परिवर्तन हो रहा है, अगर हो रहा है तो, और उसके क्या कारण है, उसकी तलाश करते हैं। और उस तलाश में आपको जनता तक जाना पड़ता है, जिसका नाम है सर्वे करना। क्या सीटों का प्रोजेक्शन इतना आसान होता है? कि जैसे कि आपका मैं सर्वे भी देख रहा था, उसमें आपने एक बड़ी दिलचस्प बातें की हैं, और उसमें यह कि आपने कहा कि जैसे अगर हम तेलंगाना को लेकर बात करें, तो आपने कहा कि ओवरऑल जो मार्जिन ऑफ एरर है वो 1.7% या बीआरएस के 1.6%, ओवरऑल 1.2%। अब ये बड़ा प्रिसाइस है। अभी मैं देख रहा था जो एग्जिट पोल्स हैं, कोई कह रहा कि 30% का प्लस माइनस का मार्जिन है, कोई 5% तक का भी प्लस एरर ऑफ मार्जिन कह रहा, आप कह रहे हैं 1.2%। यानी आप बहुत प्रिसाइस है। मानते हैं कि गलतियां हो सकती, किसी से भी गलती हो सकती, किसी भी सर्वे में गलती हो सकती है, लेकिन 1.2%, 1.4% का जो एरर मार्जिन की बात आप कर रहे हैं, और जो लोग 3% की बात कर रहे हैं या 5% की बात कर रहे हैं, उसमें कितना फर्क आप देखते हैं? देखिए, दूसरे लोग कैसे इसको निकालते हैं वो तो मैं नहीं जानता, उन लोगों से पूछना पड़ेगा कि आपने मार्जिन ऑफ एरर कैसे कैलकुलेट किया। बट ये तो बिल्कुल एक टेक्निकल विधि है, ये हम मैनुअली नहीं करते। ऐसा नहीं कि देखा और देख के लगा कि मार्जिन ऑफ एरर 2% है या 3% है। ये तो प्रोग्राम्स हैं, जैसे सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम है, और आप उसमें जब अपने सर्वे की डिटेल्स डालेंगे, सारे डिटेल्स डालने होते हैं, जो डिटेल्स आपके, और वो अपने आप आपको कैलकुलेट करके बताता है। अब आप कहें कि मान लीजिए आज से 50 साल पहले कैलकुलेटर नहीं था, तो आप कहते हैं अरे इतना बड़ा एक ऐसा मशीन आ रहा है जिसमें आप 50 लाख, फिर 15 लाख, फिर 15 लाख, 2015 सबको कर दो और 1 सेकंड में वो जोड़ के बता देता है। तो हम कहते हैं बड़ा अद्भुत है, कैसे जोड़ देता है। तो ये भी प्रोग्राम्स, उसी तरह के प्रोग्राम्स है, मार्जिन ऑफ एरर को कैलकुलेट करना, सीट प्रोजेक्शंस के प्रोग्राम। तो दूसरे लोग कैसे करते मुझे नहीं मालूम, लेकिन तरीका तो यही है, जो पारंपरिक विधि है वो यही है, आप प्रोग्राम्स के थ्रू करते हैं। और आपने जो प्रिसाइज बताया कि 1.4, 1.6, ये हमारा कोई जजमेंट नहीं है, ये कैलकुलेट कर करके हमें प्रोग्राम्स बताते हैं कि आपने जिस तरह का सर्वे किया, आपके सर्वे की जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी का मतलब सैंपल प्रोफाइल, कि आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है नहीं है, वो कैलकुलेट करके बताता है। छोटा और होता जाएगा अगर हमारा सैंपल, तो मार्जिन ऑफ एरर बढ़ जाता, और बड़ा होता जाएगा सैंपल, रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा तो मार्जिन ऑफ एरर बढ़ेगा। एक सीधी सी बात है। बिल्कुल। मैं खासतौर पर मध्य प्रदेश के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि
जितने सर्वे हैं उनमें छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को लेकर एक तरीके की सहमति है कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बन रही है। राजस्थान को लेकर भी मोरारले एक सहमति है कि वहां बीजेपी की सरकार बन रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कांटे की टक्कर भी है। मध्य प्रदेश के लेके जो मैंने कहा कि बहुत पोलराइज्ड है, यहां तक कि एग्जिट पोल्स के सर्वे करने वाले कुछ अजीबोगरीब नंबर्स भी आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। हो सकता है वो सही हो, मैं उस पर प्रश्न नहीं लगा रहा हूं, लेकिन चूंकि अभी मुझे लग रहा है कि वो उतने सही नहीं। आपके सर्वे में वो कौन सी चीज दिखाई पड़ी जिसकी वजह से बीजेपी को 2% की बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है वहां पे कांग्रेस के ऊपर, जबकि जो ट्रेडिशनल विजडम अभी तक कह रहा था वो ये कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस जीत सकती है? देखिए, हमारे सर्वे के आकलन के हिसाब से मध्य प्रदेश में बीजेपी को 2% की कांग्रेस पर बढ़त है। इसकी वजह हमारे सर्वे के हिसाब से मध्य प्रदेश में की सरकार के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं पड़ती। शिवराज सिंह चौहान अभी भी एक पॉपुलर लीडर बने हुए हैं, और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी ने पिछले महीने 1.5 महीने में कैंपेन किया, और एक स्कीम की जो बार बार चर्चा होती है, लाडली बहना स्कीम, ये सारी ऐसी चीजें हैं, ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसने तमाम कांग्रेस के कोशिश के बावजूद बीजेपी को बढ़त दिलाई हुई है। और जिस बात का मैं दोबारा चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी हमें दिखाई नहीं पड़ी। तो नाराजगी नहीं है, एक परिवर्तन का एक माहौल सा बीच में बना था कि भाई अब बहुत हुआ। शिवराज सिंह चौहान बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह लिए, लेकिन बाद में उन्होंने एक इमोशनल कार्ड सा खेला, कैंपेन बहुत एग्रेसिवली किया। कई जगहों पर आपको और हमें पता है, उन्होंने ये भी कहा कि अगर मामा चले जाएंगे तो याद आएंगे, इस तरह के चीजों का जिक्र हुआ। तो एक इमोशनल कार्ड उन्होंने जरूर खेला, और उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। फायदा मिलता हुआ कुछ और कांग्रेस से कहां पे गलती हुई आपको लगता है? मुझे लगता है कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस रहा कांग्रेस का। कई महीनों से ये सुनने को आता था, कांग्रेस के प्रवक्ता नेता ये कहते थे कि हम तो चुनाव जीत रहे हैं। वो एक नंबर लेके बैठे होते थे, 160 150 160 150, और कहीं ना कहीं बाद में कंप्लीसेंसी आ गई कि हम तो चुनाव जीत रहे हैं। और उन जिस तरह से एग्रेसिव प्रचार उन्हें करना चाहिए था, शुरुआत में कांग्रेस का प्रचार ज्यादा दमखम भरा था, लेकिन बाद में मुझे लगता है कि उनके प्रचार में कुछ थोड़ा ढीलापन आया। अगर इनके प्रचार में ढीलापन नहीं भी आया तो बीजेपी ने बहुत एग्रेसिव कैंपेन किया आखिरी में, जिसका फायदा उन्हें आखिरी दौर में मिलता हुआ दिखाई पड़ा। तो बिल्कुल संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और बहुत सारी चीजें स्पष्ट करने के लिए। एक आखिरी सवाल, क्या एग्जिट पोल फर्जी भी होते हैं? क्या एग्जिट पोल गलत भी हो सकते हैं? गलत तो हो ही सकते हैं, फर्जी है या नहीं है। देखिए, अगर किसी के बारे में आरोप लगाया जाए कि भाई आपके एग्जिट पोल पर हमें भरोसा नहीं है, आप इसकी मेथोडोलॉजिकल डिटेल्स बताएं। अगर कोई बताने से इनकार कर दे कि नहीं हम ये सब चीजें नहीं बताते, तो हमें संदेह तो होगा। ये कह पाना मेरे लिए तो मुश्किल है कि सचमुच पोल ABCDEFGH में कौन फर्जी है। लेकिन जब चर्चा हो रही है इस बात की कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इसकी चर्चा होनी चाहिए। ट्रांस मिनिमलिस्ट आप वोट शेयर तो बताएंगे, आपने वोट शेयर नहीं बताया। आप बड़े सैंपल साइज का जिक्र कर दे कि हमने 40,000 का, 20,000 का, 15,000 का सैंपल लिया, लेकिन कम से कम ये तो बताए आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं। अगर इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तो प्रश्न तो उठेंगे, और कम से कम मैं तो जरूर उठाऊंगा ऐसे प्रश्न। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। चलिए।